हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीएससी प्री के लिए मैं 2 कोर्सेज चैनल पर चला रही हूँ। एक हमारा 9999 एमसीक्यू का कोर्स है, जिसकी टेस्ट सीरीज़ बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। 10 या 12 अक्टूबर तक मैं उसको लॉन्च कर दूँगी। संपूर्ण सिलेबस उसमें हर टेस्ट मतलब हर यूनिट के 10-10 टेस्ट है, मतलब हर यूनिट के 1000 प्रश्न हैं। बहुत ही कम रेट में आपको उपलब्ध कराऊँगी। उसकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों उपलब्ध रहेगी। आप घर बैठ के भी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर पेज के नीचे उसके आंसर दिए गए हैं, तो आप आंसर लगा सकते हैं। साथ में हम ग्रुप भी देंगे उसके साथ, ताकि और भी करंट अफेयर्स की जो तैयारी कराएं हम दिसंबर तक एग्ज़ाम में, या जो आने वाले जो टेस्ट है, आने वाला जो एग्ज़ाम है जो कि अप्रैल में है, उसकी भी तैयारी कराएं, तो वो आपको ग्रुप में टेस्ट करंट अफेयर्स भी मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन करने के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। हर प्रश्न के अंतर्गत मैं कुछ व्याख्या सहित प्रश्न भी बताऊंगी, उसके अंदर के भी क्वेश्चन बताऊंगी जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा नई चेतना पहल बदलाव की लिंग आधारित भेदभाव राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ किया। आपको बस ये याद रखना है कि लिंग आधारित भेदभाव राष्ट्रीय अभियान किसने प्रारंभ किया। देखो, सबसे मेन जो जैसे कि इसके नाम से ही दिख रहा है कि लिंग भेदभाव को कम करने के उद्देश्य से महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा हो रही है उनकी रोकथाम के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए इसका गठन हुआ और ये अभियान चलाया गया। और ये कब चलाया गया? 25 नवंबर 2022 में ये अभियान चलाया गया। लिंग भेदभाव के लिए लिंग भेदभाव के प्रति घरेलू हिंसा से विरुद्ध, तो 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक ये अभियान चलाया गया। याद रखिएगा, कब से कब तक चलाया गया? ये 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक ये चलाया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? हिंसा की रोकथाम करना और हिंसा का उन्मूलन करना। अब ये क्या बोल रहे हैं, किसके द्वारा ये चलाया गया? तो लिंग आधारित भेदभाव राष्ट्रीय अभियान जो चलाया गया, ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। कब से कब तक चलाया गया? 25 नवंबर से चलाया गया 23 दिसंबर तक। कब तक चलाया गया? 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक ये चलाया गया। अगला क्वेश्चन है, ये इसके बारे में थोड़ी सी पढ़ लीजिए। ग्रामीण मंत्रालय द्वारा ये आयोजित है। महिलाओं की हिंसा को पहचानने और उनको रोकने के लिए ये चलाया गया है। लैंगिक समानता और लिंग आधारित हिंसा के विषय पर ये केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कामचटका प्रायद्वीप कहाँ पर है? ये हाल ही में चर्चा में भी रहा था। ये रूस का एक क्षेत्र है साइबेरिया, वहाँ के सुदूर पूर्व में है, मतलब उसके पूर्व में है ये। कामचटका प्रायद्वीप कहाँ पे है? रूस के साइबेरिया क्षेत्र के सुदूर पूर्व में है। और ये कितना किलोमीटर लंबा है? ये 1250 किलोमीटर लंबा है। कहाँ पे चर्चा में रहा? कामचटका प्रायद्वीप कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये रूस में है। और रूस के पूर्व में एक साइबेरिया क्षेत्र है, वहाँ पर ये स्थित है। तो आपको याद रखना। और किस महाद्वीप में है? एशिया के उत्तर पूर्वी सीमा पर है, पूर्वी रूस में है। और एक सेकंड, तो याद रखिएगा, कामचटका प्रायद्वीप कहाँ पर है? कामचटका प्रायद्वीप रूस में है। कहाँ पर है? रूस में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ इसके बारे में पढ़ लीजिए। कामचटका प्रायद्वीप में अभी हाल ही में 2 ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं, और रूस के उत्तर पूर्वी भाग में ये 6 ज्वालामुखियों में से एक है कामचटका प्रायद्वीप, जिसमें विस्फोट हुआ है। अभी मैंने बताया है आपको, 1250 किलोमीटर लंबा है और इसका क्षेत्रफल 4,72,300 वर्ग किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। मातृ मृत्यु दर में आई गिरावट वर्ष 2014-16 में 130 से घटकर 2018-20 में कितनी हो गई है? मातृ मृत्यु दर जो कि 1 लाख की जनसंख्या पर निकाला जाता है, और पहले ये 2014 से 16 में ये 130 थी, और वर्तमान में 2018-20 में इसकी संख्या घटकर कितनी हो गई है? 97 हो गई है। मातृ मृत्यु दर में जो गिरावट आई है 2014 से 16 में 130 से घटकर 2018-20 में कितनी हो गई है? 97। तो आपको 97 याद रखना है। 2018-20 में कितनी हो गई है एमएमआर मृत्यु दर? 97 हो गई। जो NFHS 5 की रिपोर्ट है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन
है कि जिसमें कि जन्म दर NFH जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुआ है, 5वां सर्वेक्षण हुआ है, उसके क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। साथ ही में एक जनगणना जो अभी नहीं हुई है उसके एक जो निकाला गया है परिवार सर्वेक्षण के तौर पे लिंगानुपात वगैरह, उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाकर उसके भी सारे फैक्ट आपको करवा दूँगी, तो अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मातृ मृत्यु दर वर्ष 2016 में 130 प्रति लाख से घटकर, मतलब एक लाख में कितनी, 130, वर्ष 2018-20 में 97 प्रति लाख हो गई है। मतलब मातृ मृत्यु दर में कितने फीसदी की गिरावट आई है? 26% की गिरावट मातृ मृत्यु दर में आई है। 26%। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि 2014-16 से 2018-20 में मातृ मृत्यु दर में कितनी गिरावट आई है? तो 26% की गिरावट आई है। भारत के 8 राज्यों में मातृ मृत्यु दर 70 प्रति लाख से भी कम दर्ज हुई है। कमेंट में बताइएगा कि हमारे जो मध्य प्रदेश है वहाँ की मातृ मृत्यु दर कितनी है। सभी लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मध्य प्रदेश की मातृ मृत्यु दर कितनी है। जिन लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं कमेंट ज़रूर किया कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर कितनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह से प्रारंभ हुआ है? देखो वर्तमान में जो G20 का शिखर सम्मेलन चल रहा है वो कौन सा है? तो वो है 18वां। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे चल रहा है? तो G20 का 18वां जो शिखर सम्मेलन है 2023 वाला, वो कहाँ पे हो रहा है? हमारे भारत में हो रहा है। तो इससे संबंधित प्रश्न तो आपको 15, 20, 25 कर ही लेना है, क्योंकि हर टॉपिक कहाँ पे कौन कौन सी बैठक हुई है, किस जगह पे हुई है, कितनी होनी है, ये आपको याद रखना है। G20 शिखर सम्मेलन जो है 23 से 25 फरवरी तक आरंभ नई दिल्ली में भी हुआ था इसका, और 18वां संस्करण की अध्यक्षता का कार्यकाल पूरा कौन ले रहा है? पूरा हमारा भारत इसका कार्यकाल ले रहा है। याद रखिएगा। G20 क्या है? एक विकासशील देशों का एक समूह है। G20 यूरोप 20 मतलब ये 20 देश इसमें शामिल हैं। और 9 और 10 सितंबर 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, 9 और 10 सितंबर को। और ये पहला ऐसा सम्मेलन है कि जिसमें भारत मेज़बानी कर रहा है। तो ये भी याद रखिएगा कौन से सम्मेलन की मेज़बानी भारत ने की है। तो ये आपसे पूछें तो आपको ये याद रखना है कि 18वां जो सम्मेलन है उसकी मेज़बानी भारत ने की है। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि जो शिखर सम्मेलन आया है उसका विषय क्या था? तो इस शिखर सम्मेलन का विषय था वसुधैव कुटुंबकम। क्या था इस शिखर सम्मेलन का विषय? इस शिखर सम्मेलन का विषय था वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ होता है विश्व एक परिवार है। G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण हुआ है? ये G20 शिखर सम्मेलन का ये 18वां संस्करण हुआ है। और इसका विषय क्या था? वसुधैव कुटुंबकम था। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि पूरा विश्व जो है वो एक परिवार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। RBI द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपए को लॉन्च किया गया? तो RBI ने ई-रुपी को लॉन्च किया। RBI द्वारा कौन सा खुदरा डिजिटल रुपए को लॉन्च किया? ई-रुपी को लॉन्च किया है। 1 दिसंबर 2022 को खुदरा डिजिटल रुपए ई-रुपए के लिए पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च की घोषणा की। इसका उद्देश्य था कि जो ER है, ई-रुपी है, उसको एक डिजिटल टोकन के रूप में स्थापित करना जो कानूनी निविदा का प्रतिबंधन जो है करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पढ़िए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। दृष्टिबाधित 2020 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया था भारत में। दृष्टिबाधित क्रिकेट 2020 क्रिकेट विश्व कप है उसका आयोजन किसने किया? उसका आयोजन भारत ने किया है। किसने किया है? भारत ने। और इसको जीता कौन ने है? इसको जीता भी भारत ने है। दृष्टिबाधित T20 विश्व कप में भारत की ये लगातार तीसरी जीत है। आपसे पूछें कि ये जो दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट कप है इसको भारत ने किसको हरा के जीता? तो आपको याद रखना है ये बांग्लादेश को हरा कर जीता। भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया था और लगातार तीसरी जीत दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप में इसने की थी। और भारत ने इससे पहले भी ये जीत हासिल
गई थी, इससे पहले नेपाल और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करी थी और यहाँ पे बारिश के कारण एक मुकाबला रद्द भी हो गया था। तो याद रखना है T20 जो क्रिकेट विश्व कप है दृष्टिबाधित, वो कहाँ पे हुआ था? तो दृष्टिबाधित जो क्रिकेट विश्व कप है वो भारत में हुआ था। किसने जीता उसको? भारत ने ही जीता। किसको हरा के जीता था भारत ने? बांग्लादेश को हरा के जीता। इसके पहले नेपाल और किसको? ऑस्ट्रेलिया को हरा कर भी ये जीत चुका है। तो ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, ये मेरे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स हैं, इनकी बुकिंग आरंभ हो चुकी है और ये टोटल 11 बुकलेट हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इनको तैयार किया गया है। टू द फैक्ट, टू द पॉइंट ये नोट्स तैयार किए गए हैं। जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं पे ये कवर किया है। इसमें मोस्टली बुकलेट हैंड रिटन है। यूनिट 2 और यूनिट 4 को वन लाइनर फैक्ट में कवर किया है पूरे सिलेबस, जो कि ऐसे क्वेश्चन जो पिछले 25 सालों से लगातार हर स्टेट के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं वो यहाँ पे कवर किया है। मध्य प्रदेश भूगोल, मध्य प्रदेश संवैधानिक व्यवस्था, विज्ञान पर्यावरण, मध्य प्रदेश और भारत का खेल कूद, ये और यूनिट 9, ये सभी बुकलेट बहुत ही शानदार तरीके से इसमें यूनिट 9 को कवर किया गया है। ये भी हैंड रिटन है। पूरे फैक्ट जो सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 9 के जो भी टॉपिक हैं उनको वन लाइनर फॉर्म में कवर किया है। ये यूनिट 10 है, इसमें चार्ट के साथ फिर वन लाइनर और थ्योरी को लिखा हुआ है। ये जो करंट अफेयर्स आपको इसके साथ फ्री दी जाती है। इसमें नई वन नीति है, आर्थिक सर्वेक्षण है, बजट है, योजनाएँ हैं और विविध से संबंधित प्रश्न हैं। सबसे मेन जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आपको इस नोट्स के साथ मिलने वाला है, वो है हमारा ये व्हाट्सएप का ग्रुप। ये व्हाट्सएप का ग्रुप आपके लिए तैयारी के लिए रामबाण सिद्ध होगा। यहाँ पे मैं बहुत शानदार क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ऐसे क्वेश्चन कराती हूँ जो एग्ज़ाम में आना ही है और जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऑफलाइन आपको आपके घर पर आपके नोट्स मिलेंगे और ऑनलाइन आपको एक ग्रुप मिलेगा जहाँ पर हम आपकी तैयारी कराएंगे। ये ग्रुप केवल उन्हीं को मिलता है जो हमारे नोट्स परचेस करते हैं। तो आप भी अगर MPPSC प्रीलिम्स में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो ये नोट्स ज़रूर लीजिए। हमारी जितनी भी वीडियोज़ की PDF है वो भी यहीं पर दी जाती है। ये हमारे आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के नोट्स हैं। इसमें आपको 7 बुकलेट मिलती हैं और ये 7 बुकलेट के साथ प्लस एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है जहाँ पर आपकी तैयारी कराई जाती है। बट जो आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र का है वो 1399 का है, प्लस 100 कोरियर है। जो MPPSC प्री का पैकेज है 2599 रुपये का है। इसके साथ अगर आप ये आयोग की प्रश्नोत्तरी लेनी चाहते हैं तो 99 में ये आयोग की प्रश्नोत्तरी मिलेगी। इसमें 900 MCQ कवर किए हैं। ये यूनिट 10 को कवर करता है। तो अगर आप ये आयोग लेना चाहते हैं अलग से PDF तो 99 रुपये में आप इसकी PDF भी परचेस कर सकते हैं। आप हमारे प्री के नोट्स, आपको कुछ नहीं करना है, ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, इसको व्हाट्सअप करके अपना हाय लिखकर आपको बताना है कि आपको कौन सा नोट्स लेना है। MPPSC मेंस का हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, प्रश्न उत्तर श्रृंखला में है। रिव्यू आपको वीडियो में मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स के लेना है या सुपरवाइज़र के, आपको मुझे मैसेज करना है, अपना पूरा एड्रेस भेजना है, पेमेंट नंबर में दूंगी, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देना है। 8 से 10 वर्किंग डेज़ में ये आपके पास पहुंच जाएंगे। तुरंत आपको ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो देखो, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना 2000 में हुई थी, 2001 में ये हुई थी और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 29 जून को जो महालनोबिस थे, वो जिनका जो सांख्यिकी में बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो उनके बर्थडे पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इसको महालनोबिस दिवस भी बोला जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को बनाया जाता है। और ये क्या काम करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग? तो सांख्यिकी मामलों में नीतियाँ तैयार करता है, उनकी प्राथमिकताएं तय करता है। तो ये सभी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के कार्य हैं और इसमें एक अंशकालिक अध्यक्ष होता है और 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं तथा एक पदेन सदस्य होता है। याद रखिएगा, एक अंशकालिक अध्यक्ष, 4 अंशकालिक सदस्य प्लस एक पदेन सदस्य होता है। अभी जो वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष हैं वो हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राजीव लक्ष्मण करंदीकर जो हैं वो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग या NSC बोला जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को, उसके अध्यक्ष। आपसे ये भी पूछ सकते हैं NSC का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? राजीव लक्ष्मण करंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। और
एक और ये सांख्यिकी से संबंधित गणना है, ये सब कौन करता है, तो ये भी आपको याद रखना है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग करता है। और 2000 और 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब अपने नाम किया? विजय हजारे ट्रॉफी, सबसे पहले ये ध्यान रखो कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, पता ही होगा सबको, क्रिकेट में दी जाती है। क्रिकेट का ये कौन सा फॉर्मेट होता है, तो देखो रणजी जो होती है 20 फॉर्मेट में होती है, और रणजी का ही अगर वनडे फॉर्मेट देखें तो वो विजय हजारे ट्रॉफी कहलाता है। तो विजय हजारे ट्रॉफी का प्रारूप कैसा रहता है, वनडे रहता है, मतलब 50 ओवर का ये गेम होता है। 2002-03 में एक सीमित ओवरों के रूप में इस टूर्नामेंट को आरंभ किया था। ये भी याद रखिएगा, विजय हजारे ट्रॉफी कब आरंभ हुई थी, तो 2002 से 2003 में आरंभ हुई थी ये। और रणजी ट्रॉफी का जो वनडे फॉर्मेट है वही विजय हजारे ट्रॉफी कहलाता है। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1930-31 में हुई थी। और रणजी ट्रॉफी घरेलू एक प्रतियोगिता है। ये जो विजय हजारे थे एक भारतीय क्रिकेटर थे, और ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है ये तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा बार जीती है। वर्तमान में अगर देखें तो विजय हजारे ट्रॉफी 2020 किसने जीती है, वर्तमान में देखें तो सौराष्ट्र ने जीती है। और सौराष्ट्र ने 14 साल बाद ये विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। कब जीती है, जो उसने 14 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। विजय हजारे ट्रॉफी में कितने ओवर होते हैं, 50 ओवर होते हैं। रणजी ट्रॉफी का जो वनडे वाला फॉर्मेट है वही विजय हजारे ट्रॉफी कहलाता है। तो ये सभी आपको याद रखना है। विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में किसने जीती है, ये जीती है सौराष्ट्र ने। कब आरंभ हुई थी, 2002-03 में इसको आरंभ हुई थी। 2002 और 2003 में इसने आरंभ हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछेंगे कि विजय हजारे ट्रॉफी जो सौराष्ट्र ने जीती है वो किसको हरा के जीती है, तो याद रखना महाराष्ट्र को हरा के जीती है। किसको, महाराष्ट्र को। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। आकांक्षा 1957 इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो कर लीजिएगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल, एक व्हाट्सएप ग्रुप MPPSC प्री के लिए बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। चैनल की जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी। एक चैनल बना लिया गया है जीके विद आकांक्षा का, वहाँ आपको महत्वपूर्ण डाटा, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वो भी आप फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 के लिए कौन सा शब्द सबसे ज़्यादा चुना गया है? जलवायु आपातकाल, मेंटावर्स, गोबलिन मोड या टॉक्सिक? तो ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 के लिए चला गया गोबलिन मोड। गोबलिन मोड में होता है जो गंदा सा हो, असहाय हो, उसको गोबलिन मोड उसका अर्थ होता है। तो ऑक्सफोर्ड ने इसी शब्द को चुना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार $100 अरब प्रेषण प्राप्त करने वाला, मतलब भेजने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। माइग्रेशन डेवलपमेंट ब्रीफ 2022, माइग्रेशन मतलब अपना पैसा एक जगह से दूसरी जगह से पहुंचाने वाला, कौन बन गया है? भारत। कितना? $100 अरब। माइग्रेशन एंड जो डेवलपमेंट ब्रीफ की रिपोर्ट है उसमें शीर्ष रूप में 2021 की तुलना में 12% वृद्धि के साथ $100 बिलियन प्राप्त हुए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूनिट 7 में भी आ सकता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, देखो राष्ट्रीय जैव विविधता एक अधिनियम आया था 2002 में। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम आया था 2002-03 में, उसी के तहत ही राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई है। तो 2000, इसकी आपसे पूछें कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है, तो आपको याद रखना है 2002-03 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई है। एक और क्वेश्चन ये आपसे अगर पूछें कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है ये कहाँ पर है? चेन्नई में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में है। अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? सी अचलेंद्र रेड्डी। वर्तमान में राष्ट्रीय जैव विविधता के प्रमुख या अध्यक्ष किसको चुना गया है? सी अचलेंद्र रेड्डी को चुना गया है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापना कब हुई थी? 2002-03 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में है। अध्यक्ष किसको चुना गया है? सी अचलेंद्र रेड्डी को इसका अध्यक्ष चुना गया है। भारत में जैव विविधता वाले कितने हॉट स्पॉट हैं ये भी पूछ सकते हैं, इसलिए जैव विविधता आया है तो बता देती हूँ। 4 हैं, पश्चिमी घाट, हिमालय,
भारत बर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड क्षेत्र। भारत में जैव विविधता वाले कितने क्षेत्र हैं? 4 हॉटस्पॉट हैं। पश्चिमी घाट है, हिमालय है, भारत बर्मा क्षेत्र है और सुंदरलैंड क्षेत्र हैं। वर्तमान में दुनिया में 36 जैव विविधता स्पॉट हैं। दुनिया में कितने हैं? दुनिया में 36 जैव विविधता स्पॉट हैं। और हमारे भारत में कितने हैं? हमारे भारत में 4 हैं। तो ये आपको याद रखना है। आपसे पूछें कि भारत में जैव विविधता वाले कितने स्पॉट हैं, तो 4 स्पॉट हैं। बता चुकी हूँ, पश्चिमी घाट, हिमालय, भारत बर्मा क्षेत्र और सुंदरवन क्षेत्र। और वर्तमान में दुनिया में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट। दुनिया में कितने हैं? 36। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता प्राधिकरण से संबंधित सभी क्वेश्चन हमने कर लिए। कब स्थापना हुई थी? कहाँ पे मुख्यालय है? कौन इसके अध्यक्ष हैं? क्या ये काम करता है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया है? तो इसमें शामिल किया है 6 भारतीय महिलाओं को। कितनी? 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया है। इसमें वित्तीय मंत्री सबसे पहले हैं निर्मला सीतारमण, सहित बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष हैं किरण मजूमदार शाह। ये भी पूछ सकते हैं कि बायोकॉन की महिला अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, क्योंकि ये महिलाओं की लिस्ट में आया है, तो ये भी पूछ सकते हो। या ये भी पूछ सकते हैं किरण मजूमदार कौन है। इसके अलावा HCL टेक की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा और नायका की CEO फाल्गुनी नायर के साथ 2 और अन्य नाम भी हैं। तो याद आपको बस इतना रखना है कि विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? 6 महिलाएं शामिल हैं। अगला है, अरुण कुमार सिंह को किस महारत्न कंपनी का अध्यक्ष चुना गया है? ये महारत्न कंपनी जितनी भी हैं बहुत अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि जो महारत्न कंपनी है वो एग्ज़ाम में जितनी भी महारत्न कंपनी है वो आता है। ONGC के अध्यक्ष चुना है किसको? अरुण कुमार सिंह को ONGC का अध्यक्ष चुना। ONGC का फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का ये अन्वेषण करता है। आपसे पूछें कि ONGC का मुख्यालय कहाँ है भारत में, तो नई दिल्ली में है। और आपसे पूछें क्या ये एक सरकारी कंपनी है, तो ये भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। 1993 में ये आरंभ हुई थी। ONGC की स्थापना कब हुई थी? ONGC की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1993 में। कब हुई थी ONGC की स्थापना? 1993 में हुई थी। और ये देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से है। और ये एक और आपसे पूछेंगे कि जो ONGC जो थी उस कितनी कंपनियों को अब तक कितनी कंपनियों को महारत्न कंपनी बना चुके हैं? तो 12 कंपनी ऐसी हैं जो महारत्न बन चुकी हैं और 13 कंपनी ऐसी हैं जो नवरत्न बन चुकी हैं। अभी 2023 में एक और नवरत्न कंपनी बना दी है, तो जिससे 14 नवरत्न कंपनी बन गई हैं और 13 महारत्न कंपनी बन गई। 13 महारत्न कंपनी, 14 नवरत्न कंपनी, याद रखिएगा। सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न और ONGC विदेश लिमिटेड को विदेश लिमिटेड वाली बन रही है, वो 13वीं बन गई है। ऑयल इंडिया जो कंपनी है, ऑयल इंडिया 13वीं महारत्न कंपनी बन गई है। कौन सी? ऑयल इंडिया। पहले जो ऑयल इंडिया थी वो नवरत्न कंपनी थी, अब ऑयल इंडिया जो है वो 13वीं महारत्न कंपनी बन गई है। तो याद रखिएगा, महारत्न कंपनी कितनी हो गई है? 13, और नवरत्न कंपनी कितनी हो गई हैं? 14 नवरत्न कंपनी हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत पदक जीता है। इसके अलावा ये वेटलिफ्टर हैं और ओलंपिक में भी इन्होंने रजत पदक जीता था, मीराबाई चानू ने। जो मैंने अभी एक ऊपर क्वेश्चन कराया है ना, वो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनी हो चुकी हैं? तो टोटल अब महारत्न कंपनियां 13 हो चुकी हैं
ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है पहले नवरत्न कंपनी थी, उसको महारत्न कंपनी बना दिया गया है। तो याद रखिए महारत्न कंपनी के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो औसत कारोबार 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए, या वार्षिक शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। तो 13वीं जो महारत्न कंपनी कौन बन गई है, ऑयल इंडिया लिमिटेड बन गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, और ये महारत्न कंपनी नवरत्न कंपनी आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है कंपनियों का, इसलिए ये क्वेश्चन आएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।